गुड मॉर्निंग क्लास 7th। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था स्वर और स्वरों के भेद। ठीक है, अब आएंगे मात्रा। पेज नंबर 14 मात्रा। देखिए अपनी बुक में मात्रा। तो मात्रा क्या होती है? मात्रा स्वर जब व्यंजनों के साथ मिलकर लिखे जाते हैं। ध्यान दीजिए, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। स्वर जब व्यंजनों के साथ मिलके लिखे जाते हैं तो उन्हें मात्रा कहा जाता है। देखिए ध्यान से, थोड़ा मैं इसे कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। नहीं हो रहा है। ये देखिए, चलिए ऐसे ही मैं आपको पढ़ाता हूँ। बोर्ड पे भी स्पष्ट नहीं होता है। ओके, यहाँ देखिए मात्रा। स्वर जब व्यंजनों पर, ध्यान दीजिए, स्वर जब व्यंजनों के साथ मिलकर लिखे जाते हैं तो उन्हें पूरा न लिखकर केवल उनकी मात्रा लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है? चलिए मैं लिख के बता देता हूँ। जैसे ये आप उदाहरण देखिए, अब मैं उदाहरण लिख करके बताऊँगा आपको। ये मान लीजिए क है, क व्यंजन है। ठीक है, व्यंजन है ये। अब इसके साथ हम कोई मात्रा लिख रहे हैं, आ स्वर लिख रहे हैं, तो ये कैसे लिखा जाएगा? क आ, ऐसे तो लिखा नहीं जाएगा। ठीक, क्या होगा? ये हम व्यंजन यहाँ ला दे रहे हैं, क, क्योंकि ये आधा है और स्वरों के साथ मिलके बोला जाता है, तो ये अ आ गया। तो क धन अ बराबर क्या हो जाएगा? क पूरा हो गया। और ये क्या बची? ये बची ना, तो ये हम ऐसे लगा देंगे तो का हो गया। यानी स्वर जब व्यंजनों के साथ आते हैं तो उनका जो चिन्ह है वो व्यंजन के साथ आ जाता है, मात्रा हो जाती है। चलिए एक और उदाहरण देते हैं हम। क धन ई। अब यहाँ पे ई कुछ नहीं है, लेकिन जब लिखेंगे इसको तो इसका जो चिन्ह है, ये चिन्ह है, ये केवल व्यंजन के साथ चिन्ह आ जाएगा। तो ई का चिन्ह क्या है? छोटी ई ऐसे है, तो ये क लिख करके छोटी कर देंगे। तो यही मात्रा होती है। ठीक है, अब देखिए आपकी बुक में सबके चिन्ह। मात्रा क्या है? मात्रा स्वरों का चिन्ह है। मात्रा स्वरों का, स्वर की मात्रा कहते हैं व्यंजन के साथ स्वर जिस रूप से मिला होता है या स्वर का जो चिन्ह है उसे हम क्या कहते हैं? उसे मात्रा कहते हैं। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, आ की मात्रा ये है। ई की मात्रा क्या है? ये है। देखिए है, बड़ी ई की मात्रा ये है, ऊ की मात्रा छोटी ऊ, बड़ी ऊ की मात्रा ये, री की मात्रा देखिए नीचे। जैसे कृपण, देखिए कृपण में नीचे लग गया है। ए की मात्रा ऐसे है, ए की मात्रा डबल है, ओ की मात्रा एक डंडा है उसके ऊपर ओ की मात्रा है, जैसे बोलो खोलो। और ओ की मात्रा ये। अ स्वर की मात्रा नहीं होती, परंतु अ की सहायता से ही सभी व्यंजन बोले जाते हैं। व्यंजनों को अ से रहित रूप में भी लिखा जा सकता है। ये नीचे की पाई में हलंत लग जाता है। देखो मैं बताता हूँ। सभी व्यंजन मूल रूप से हलंत होते हैं। ठीक है, अब हलंत को अगर पूरा करने के लिए अ जोड़ा जाएगा, क्योंकि क व्यंजन है और व्यंजन का उच्चारण बिना स्वरों की सहायता से नहीं हो सकता, ये अधूरे हैं। तो जब क को पूरा लिखा जाएगा तो ऐसे पूरा क हो जाएगा। ठीक है, और ये सभी स्वरों में होगा। कोई भी व्यंजन ऐसा नहीं है जिसमें अ न जुड़ा हो, तो अ सब में। और जब अ को हम निकाल देंगे, इसमें से अ निकाल देंगे तो ये हलंत हो जाएगा, या
ये आधा हो जाएगा। जैसे क्या, क्या ऐसे लिखा जाता है, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हालांकि मानक भाषा विभाग ने इसकी अनुमति नहीं दी है, लेकिन ये भी ठीक है, क्योंकि हम ये नीचे हलंत लगा दिए, इसका मतलब इसके नीचे अ निकल गया है, और यहाँ पे आधा लिख दिया, इसका मतलब भी यहाँ निकल गया है और ये आधा हो गया है। तो आपने देखा मात्रा। इसी तरह अब देखिए अयोगवा, स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, और विसर्ग भी हैं। ये दोनों स्वरों के बाद लिखे जाते हैं। ये स्वर भी नहीं हैं और व्यंजन भी नहीं। इसमें अंग और अंग इन्हें अयोगवाह कहते हैं। एक चीज़ मैंने नहीं बताई आप, ये तो देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, ये बिंदु क्या है, अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहते हैं, जब केवल हमारी सांस बोलते समय सांस केवल नाक से आए, नहीं सॉरी, अनुनासिक, देखिए अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा नाक और मुंह दोनों से आती है। अनुनासिक में अनुस्वार में केवल नाक से आएगा, और अनुनासिक में चंद्र बिंदु होता है, याद रखें। अनुनासिक में चंद्र बिंदु, अनुस्वार में केवल बिंदु, और विसर्ग में ऐसे। विसर्ग का उच्चारण करते समय ह की आवाज़ आती है, जैसे प्रातः, पुनः, ठीक है। और अनुस्वार का उच्चारण करते समय वायु जो है नाक से आती है, और अनुनासिक का उच्चारण करते समय नाक और मुंह से दोनों आती है। देखिए अनुस्वार किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे अपनी पुस्तक में देखिए, यहाँ पे देखिए पेज नंबर 14 में, अनुस्वार जिस स्वर का उच्चारण से हवा केवल नाक से निकले, ठीक है। देखिए जिन स्वर के उच्चारण से हवा केवल नाक से निकलती है, उसके ऊपर केवल केवल डॉट लगाते, बिंदु लगाते हैं, ऐसे स्वर अनुस्वार कहे जाते हैं। जैसे अंडा, गंदा, चंचल, अंडा, गंदा, चंचल। उसके बाद अनुनासिक में हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है। जैसे पाँच, जब पाँच बोलिए, पाँच, देखिए दोनों आवाज़ दोनों से मुंह से भी और नाक से भी निकल रही है। आँच, सांप, ठीक है, चाँद। तो जहाँ पर ये आप ध्यान रखिए, जहाँ पर मुख और नाक यानी मुंह और नाक से वायु निकले, हवा निकले, वहाँ पे चंद्र बिंदु लगता है, और जहाँ पे केवल हवा नाक से निकलती है वहाँ पे बिंदु लगता है। ये भी कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और बता दूँ, जहाँ पर ऊपर कोई मात्रा रहती है तो वहाँ चंद्र बिंदु नहीं लग करके केवल बिंदु लगता है, क्योंकि चंद्र बिंदु लगने के लिए जगह ही नहीं है। व्याकरण ये कहता है, जैसे आप देखिए क्योंकि, अब क्यों में देखिए तो जो हवा आ रही है वो नाक और मुंह से दोनों आ रही है, क्यों आ रही है ना, तो कायदे से तो यहाँ पे ये चंद्र बिंदु लगना चाहिए, लेकिन चंद्र बिंदु कैसे लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर एक मात्रा लगी है। देखिए क्यों, अगर यहाँ पे ऐसे लगा देंगे तो ये अटपटा लगेगा, इसलिए ये मानक भाषा में व्यवस्था कर दी कि जिसके ऊपर कोई मात्रा लगे वहाँ पे चंद्र बिंदु न लगा के केवल बिंदु ही लगाया जाता है। हालांकि वो भी अनुनासिक ही होगा, अनुनासिक यानी मुख और नाक से दोनों हवा निकले। क्लियर है। कई ऐसे आपको शब्द मिलेंगे जहाँ पर मुख और नाक से दोनों आती है। जिस अयोगवा ध्वनि के उच्चारण ह के समान किया जाता उसे विसर्ग कहते हैं। देखिए विसर्ग केवल संस्कृत के मूल शब्दों में आते हैं, जैसे प्रातः, फलतः, अंततः, अतः। अब देखिए अनुनासिक और अनुस्वार में क्या अंतर है, मैंने बताया ही आपको, इसके पहले बता दिया। अनुनासिक में हवा मुख और नाक दोनों से आती है, जबकि अनुस्वार में मुख केवल
हवा केवल नाक से आती है। हम देखिए अनुस्वार में हवा नाक से निकलती है, यहाँ देखिए अनुस्वार में हवा नाक से निकलती है, जबकि अनुनासिक में मुख और नाक दोनों से निकलते हैं। जैसे हंस, अब हंस बोलिए, हंस हंस, ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से बोलिए, हंस। देखिए अंग की मात्रा केवल नाक से निकल ले तो यहाँ बिंदी लग जाएगी, लेकिन जैसे ही आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मुंह, हंस हंस हंस, जैसे हंस, आज हंसना मना है, हंसना मना है, तो यहाँ पे मुख और नाक दोनों से निकल ले, यहाँ पे चंद्र बिंदु लग जाएगा। ठीक है। अनुस्वार एक व्यंजन है, प्रत्येक वर्ग का पंचम व्यंजन अंग इया ण न म। अनुस्वार, ध्यान दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अब ये क्या समझा रहे हैं जी? अनुस्वार, देखो जी इसी पेज पे, पेज ना बर्बाद करते हुए नया हम इसी पे समझा देते हैं। अनुस्वार जब मुख केवल, जब हवा केवल नाक से निकलती है तो ये एक व्यंजन है, याद रखिए, अनुस्वार व्यंजन है। अनुस्वार, यहाँ देखें, अनुस्वार व्यंजन है। कैसे? हर वर्ग का, क वर्ग का क, ट, त, प, और एक वर्ग और है क, ख, ग, घ, अंग, च, च वर्ग छूट रहा था। तो ये च वर्ग का हर पांचवा व्यंजन, पांचवा, क वर्ग का पांचवा व्यंजन क्या है? क, ख, ग, घ, इय। ट वर्ग का पांचवा व्यंजन क्या है? ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग का पांचवा व्यंजन क्या है? त, थ, द, ध, न। प वर्ग का पांचवा व्यंजन क्या है? प, फ, ब, भ, म। च वर्ग का पांचवा व्यंजन क्या है? च, छ, ज, झ, इय। तो ये पांच व्यंजन जो हैं, पांचवा व्यंजन ये क्या है? अनुस्वार है। तो अनुस्वार देखिए, अंग इय ण न म अनुस्वार के रूप में लिखे जाते हैं, और अनुनासिक एक स्वर है। अनुस्वार एक व्यंजन है, अनुनासिक एक स्वर है। क्योंकि देखिए अंग, ह, अंग, हंग, हंग, तो ये अ के साथ मिल रहा है। क्यों स्वर है ये? देखिए अनुनासिक, आप कहेंगे सर अनुनासिक स्वर क्यों है? तो अ के साथ मिलता है। जैसे चांद, तो च धन आ, तो चांद। तो याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, अनुस्वार स्वर है या व्यंजन, और अनुनासिक स्वर है या व्यंजन। तो अनुनासिक क्या है? स्वर है, और अनुस्वार क्या है? व्यंजन है। क्या है जी? व्यंजन है। बड़ी लंबी वीडियो हो जा रही बेटा, आप डाउनलोड भी नहीं कर पाओगे ना। चलो नेक्स्ट, अगली